बहुत समय पहले भीष्मापुर गांव में सीमा नाम की एक बहुत ही गरीब औरत अपने बेटे राजीव के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सीमा दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा होता था। एक दिन सीमा अपने बेटे राजीव से कहती है, राजीव बेटा, जा हरिया सेठ की दुकान से घर का राशन ला। अगर वह पैसे मांगे तो बोल देना, अगले महीने दे देंगे। घर में सारा राशन खत्म हो गया है राजीव, तुम जाओ तो सही। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। पर माँ, वह तो हमें उधार देने से मना किए है। अगर मैं गया वह मुझे राशन नहीं दिए तो। मुझे पूरा विश्वास है, हरिया सेठ हमें राशन जरूर दे देंगे। राजीव फिर अपनी माँ की बात सुनकर वह राशन लाने हरिया सेठ की दुकान की ओर निकल जाता है। वह जाते ही सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, माँ ने राशन मंगाया है। माँ ने कहा है कि वह पैसे अगले महीने दे देंगे। हमारे घर में एक भी राशन नहीं है, आप हम लोगों को राशन दे दीजिए। तुम लोग मुझे क्या समझ रखा है? तुम लोग मुंह उठा के आ जाओगे राशन मांगने? मैं तुम लोगों को राशन दे दूंगा। तुम लोगों जैसे ग्राहक को उधार देते देते मेरी यह दुकान बंद होने के कगार पर है। अभी तक पहले का उधार चुकता किए नहीं और आ गए उधार राशन लेने। देखो राजीव, मैं उधार का कोई सामान नहीं दे सकता। हरिया सेठ की बात सुनकर राजीव फिर अपने घर की तरफ आने लगता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, मैं कितना अभागा हूं कि 2 वक्त के खाने के लिए राशन नहीं जुटा सकता हूँ। माँ किस तरह दूसरों के घर काम करती है, मुझे उनका दुख देखा नहीं जा सकता है। कब तक वह दूसरों के घर काम करती रहेगी? मुझे कोई काम जरूर करना होगा। शायद वह वक्त अब आ गया है। मुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी ताकि मैं अपनी माँ को इस स्थिति से निकाल सकूं और उनके जीवन में थोड़ी खुशियां ला सकूं। राजीव यह सोचते जा ही रहा था, तभी उसके ऊपर नजर एक पंडित की पड़ती। वह पंडित जी राजीव को अपने पास बुलाया और बोले, क्यों उदास हो बेटे? क्या हुआ? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कोई समस्या से जूझ रहे हो। पंडित जी, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक सपना है कि एक दिन मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, फिर भी उतने पैसे नहीं मिलते कि हम लोगों का गुजारा हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, जिंदगी में मैं क्या करूंगा। तुम्हारे मन में जो सपना है वह एक दिन जरूर पूरा होगा बेटा। तुम बहुत ही तकदीर वाले हो, तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। बहुत ही जल्दी ऐसा वक्त आएगा कि हर किसी के जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। पंडित जी, लेकिन मैं तो एक साधारण सा लड़का हूं। मेरे पास तो साधन भी नहीं है, ना ही मैं कोई राजा हूं। पर हर किसी के जुबान पर मेरा नाम क्यों होगा पंडित जी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, इस संसार में हर एक व्यक्ति की कहानी अनोखी होती है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और फिर राजीव भी अपने घर आने लगता है। आते ही उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा, तू खाली हाथ क्यों चला आया है? मैंने तो तुम्हें राशन लाने को भेजा था, तुम राशन क्यों नहीं लाए? माँ, हरिया सेठ जी राशन देने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा उधार लग चुका है। बेटा राजीव, तुम चिंता मत करो, मैं मालकिन से कुछ पैसे मांगकर लेते आऊंगी। तुम जाकर कुछ रात की बची हुई है, तुम उसे खा लो। माँ, मैं खाना मैं बाद में खाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक पंडित जी मिले थे। वो कह रहे थे कि मैं बहुत तकदीर वाला हूँ, कुछ ही दिनों में सबके जुबान पर मेरा नाम होगा। मैं तो उनका बात समझ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें कुछ समझ आया तो मुझे बताओ। क्या सचमुच उन्होंने ऐसा कहा? हाँ माँ, उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा। बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तब भी मुझे एक पंडित जी कहे थे कि तेरा बेटा बहुत ही भाग्यशाली है, बड़ा होकर यह एक बड़ा आदमी बनेगा। मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं एक बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? माँ, तुम सही कह रहे हो राजीव, कभी कभी भविष्यवाणी सही भी हो जाती है। मैंने खुद अपनी आंखों से भविष्यवाणी सही होती देखी है। क्या सचमुच तुमने ऐसा होता देखा है? माँ, कैसे, क्या हुआ था? बेटा तुम ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में एक बार रीना नाम की औरत थी। उसकी एक बार बच्चे हुए थे। जुड़वा बच्चे होने के खुशी से उसका पति पूरे गांव को दावत दिया था। वह औरत भविष्यवाणी में बहुत ही विश्वास करती थी। उस औरत को अपने जुड़वा बच्चों की भविष्यवाणी जानने की इच्छा हुई। वह औरत एक पंडित को बुलाती है।
अपने बच्चों का भविष्यवाणी पूछती है। मैं तुम्हारा दोनों बच्चों का भविष्यवाणी नहीं बता सकता। बेहतर होगा तुम इसकी भविष्यवाणी नहीं जानो, वरना तुम्हारा यह खुशहाल जीवन पल भर में दुख में बदल जाएगा। लेकिन पंडित जी, आखिर क्या है इन बच्चों के भविष्य में जो आप हमें बताना नहीं चाहते? मैंने तो कोई पाप नहीं किया है जिसकी सजा इन बच्चों को मिले। कितनी दुआओं के बाद ईश्वर ने हमें यह 2 बच्चे दिए हैं। कृपया करके हमें बताएं, इन दोनों बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है? ठीक है, अगर तुम अपने दोनों बच्चों का भविष्य जानना चाहती हो तो सुनो। तुम्हारा यह जुड़वा बच्चे आपस में ही यह दोनों शादी करेंगे। यूँ समझो कि तुम्हारा बेटा अपनी ही बहन से शादी करेगा। पंडित जी का बात सुनकर मीना के होश उड़ गए। पंडित जी की बात सुनकर दंग रह गई। भला ऐसा भी हो सकता है? मेरा बेटा अपनी ही बहन से शादी करेगा। यह सभी बातें मीना का पति सुन लेता है। वह पंडित जी के पास जाकर उनसे बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? भला एक भाई अपनी ही बहन से शादी कैसे कर सकता है? मैं आपकी यह भविष्यवाणी नहीं मानता हूँ। आप ये झूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। अगर बेटा तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो तुम खुद ही देख लोगे। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। फिर मीना अपने पति से बोलती है, नहीं, यह तो असंभव है। दोनों बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगा। तुम क्या ये बेकार की बातें कर रही हो मीना? उस पंडित के बातों में आकर इस बच्ची की जान लेना चाहती हो? कितने वर्षों के बाद ईश्वर ने हमें संतान का सुख दिया। तुम कह रही हो हम इस मासूम बच्ची को मरवा दें? मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। कई बार ऐसा हुआ है मैंने इनको नजरअंदाज की है, तो हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह शब्द नहीं है बल्कि हमारे भविष्य का संकेत है। इसलिए हमें इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करने पर सही नहीं होगा। देखो मीना, हमें सोच समझकर समझदारी से काम लेना चाहिए। बताओ हमें क्या करना होगा? तुम एक काम करो, इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहकर यह करना ही पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर भविष्यवाणी सही हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जो आज तक कोई नहीं किया वह अब मैं करूंगा। अपने ही हाथों से अपनी ही बच्ची को मार दूंगा। मीना, तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो ताकि किसी को शक ना हो। मीना का पति फिर उस बच्ची को ले जाकर एक पहाड़ी से फेंक देता है, लेकिन वह बच्ची किसी तरह बच जाती है। तभी उसी रास्ते से एक आमिर आदमी गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। वह उसे लेकर अपने घर आता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, यह देखो मेरे साथ कौन आया है। एक नन्ही सी जान, आज मुझे पता चल ही गया। भगवान हमें आज तक संतान क्यों नहीं दिए, क्योंकि हम लोगों के भाग्य में यह बच्ची थी जो मुझे पहाड़ी के नीचे मिली। आपने बहुत अच्छा किया जो इस बच्ची को अपने साथ लाए। हम लोगों का भी घर का एक चिराग मिल गई। देखने में यह चांद की टुकड़े की तरह लग रही है। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अपने बेटे को जवान होता हुआ देखकर मीना और उसकी पति बहुत खुश हो रहे थे कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में था। एक दिन मीना का लड़का कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर एक अमीर लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर वह सब कुछ भूल जाता है और अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में वह उस लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़की को अपने साथ घर ले आता है। माँ, मैंने शादी कर लिया है। यह सेठ अमीर चंद की बेटी है जो बहुत ही धनवान है। इसके पिता हीरो के व्यापारी हैं। बेटा, तुमने बिना हम लोगों की इजाजत के तुम शादी कर ली, वो कम से कम हमें एक बार बता तो देते। बेटी, तुम कौन हो? क्या तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे शादी के बारे में पता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर ली हो? सासू माँ, मेरे पिताजी मुझे पहाड़ियों के पास से मुझे उठाकर जिलाए थे। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से परवरिश कर पाला है। अपनी बहू की बात सुनकर वह लोग चौंक जाते हैं और उन्हें सब पता चल जाता कि भविष्यवाणी सही हुई। देखा बेटे, तुम्हारी भी तकदीर में अगर बड़ा आदमी बनना होगा तो तुम एक दिन जरूर बनोगे। अपनी माँ की बात सुनकर राजीव को सब समझ आ जाता है।
वह बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में राजीव एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। एक खूब आलीशान घर में रहने लगता है।